नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को हराने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर एकजुट होना शुरू कर दिया है। इस बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी मोर्चा नहीं बन सकता। सपा, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी को अपना अहंकार त्याग कर साथ में आना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बंगाल में जनता ने देश को एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। चुनावी नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि देश की जनता सेक्युलरिज्म को चुनना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव आपस में कई बार मुलाकात कर चुके हैं। सभी को देश की चिंता है और जल्द ही वो सब मिलकर एक रणनीति के साथ सामने आएंगे। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष को एक होकर जनता के सामने आना होगा और जनता के साथ कनेक्ट करना होगा। तेजस्वी ने कहा, हमें हर राज्य में एक साथ आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि सरकार ने जनता से जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए और अभी तक हम जनता को इस बारे में समझाने में नाकाम रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी गलती रही। हमें एक पार्टी के रूप में कोई नहीं देखता, इसीलिए हमें अपने अहंकार और मतभेदों को दूर करना होगा और किसी व्यक्ति को क्या पोस्ट मिलेगी ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। अगर देश बचा रहेगा तो हमें पद मिलेगा, लेकिन बीजेपी कुछ और समय के लिए सत्ता में बनी रही तो देश ही नहीं बचेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से दांव पेच लगा रही हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि बिना एक साथ आए ये मुमकिन नहीं होगा। क्षेत्रीय पार्टियां पूरा जोर तो लगा रही हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस की प्रेजेंस को नकारा नहीं जा सकता। उन्हें एहसास है इस बात का कि एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस का साथ जरूरी होगा। तेजस्वी यादव पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कांग्रेस को भविष्य में किसी भी विपक्षी गठबंधन का आधार बनना होगा, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है। इसके अलावा शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम चल रहा है और ये गठबंधन कांग्रेस के बगैर अधूरा है। राउत ने कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसका उद्देश्य मौजूदा शासन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देना है। साथ ही ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा था कि बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, ऐसे में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना होगा और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर। इससे साफ जाहिर होता है कि ममता कांग्रेस को साथ लेकर ही क्षेत्रीय दलों की एकता बनाना चाहती हैं। अब सवाल ये है कि क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस को इतनी अहमियत दे रहे हैं तो कांग्रेस हाथ पीछे क्यों खींच रही है? ममता बनर्जी के पास तो पूरा रोड मैप तैयार है। ममता के फॉर्मूले को अगर सोनिया गांधी मान लेती हैं तो वो क्षेत्रीय दलों की मर्जी पर निर्भर होंगी। इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? अगर इस फॉर्मूले पर चलकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरती है तो वो क्षेत्रीय दलों की जूनियर पार्टनर रह जाएगी और ऐसे में कांग्रेस के रिवाइवल की उम्मीदें बहुत ही कम हो जाएंगी। अपने भविष्य को लेकर इतना बड़ा खतरा कांग्रेस मोल लेगी ऐसा नहीं लगता। एक एक कर इन समस्याओं को देखते हैं। दरअसल कांग्रेस इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ उतरना चाहती है, लेकिन इन क्षेत्रीय दलों के जूनियर पार्टनर बनके नहीं, बल्कि गठबंधन के सबसे मजबूत दल के तौर पर वो विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए सक्रिय हैं। संसद में मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ही विपक्षी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं और संसद में मोदी को घेर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक विपक्ष का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। पिछले कुछ दिनों में शिवसेना नेता संजय राउत के अलावा कई और विपक्षी दलों के नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग उठा चुके हैं, तो नेतृत्व कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी समस्या है क्षेत्रीय स्तर पर कई विपक्षी पार्टियों का एक साथ खड़े होना। जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ खड़े नहीं होते, पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल ममता बनर्जी के साथ खड़े नहीं होते, उधर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ खड़े नहीं होते हैं, पंजाब में अपनी ही समस्या है। इसी तरह अगर देखें दक्षिण के दलों की अपनी ही समस्या है। कर्नाटक को छोड़कर ज्यादातर दक्षिणी राज्यों में बीजेपी असरदार नहीं है, वहां पर अपनी प्राथमिकताएं हैं। इसी प्रकार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर स्वीकार करना संभव नहीं लग रहा है। तीसरी समस्या है विपक्ष की अगुवाई की। मान लीजिए विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो इसकी अगुवाई कौन करेगा? यूपीए 1 और 2 में ये समस्या आसानी से हल हो गई थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के तौर पर मौजूद थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में कांग्रेस काफी कमजोर हुई है। ऐसे में विपक्ष में मौजूद तमाम क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करें, ये स्वाभाविक है। तो क्या कांग्रेस इतनी आसानी से विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व का दावा छोड़ देगी? वैसे उससे पहले यूपी, पंजाब और गुजरात जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
सिर्फ क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी बीएसपी की ही नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस की हैसियत भी बहुत कुछ निर्भर करती है इन चुनावों के नतीजों पर। साफ है, विपक्षी खेमे के नेतृत्व का सवाल आसानी से हल होने वाला नहीं है। वैसे आपको बताते हैं कि मजबूत विपक्ष की जरूरत किसी भी देश को सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं होती। आम दिनों में भी सत्तारूढ़ सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही बनाए रखने के लिए मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है। देखना यह है कि ये समस्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हल हो पाती है या नहीं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।